दोस्तों, पिछले यानी कि जो बीत गया उस एपिसोड की तो आपको याद होगी ही। आप सभी लोगों को याद होगी जिन्होंने देखा है कि किस तरह से एक विशाल भालू और दैवीय बाघ आपस में लड़ पड़े थे। बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था दोनों के बीच। दोनों जानवर एक दूसरे की जान लेने में तुले हुए थे। बहुत बुरी तरह से घायल भालू जब गुस्से में जिम कॉर्बेट की तरफ बढ़ रहा था, उनकी तरफ आ रहा था, तो इन्होंने उससे राइफल से गोली मार दी थी और उसके माथे पर गोली लगने के कारण वो वहीं पे ढेर हो गया था। बाघ को भी 2 गोलियां मारी थी मगर वो बिल्कुल सुरक्षित था। गोलियां उसे छू तक नहीं पाई थी, आजू बाजू से निकल गई थी। बाद में भालू के उपयोगी अंग जो हैं वो देवीधुरा के निवासियों ने आपस में बांट लिए थे और जो खाल थी वो बाला सिंह को मिल गई थी। बाला सिंह जो जिम कॉर्बेट साहब के अपने खास आदमी थे। फिर ये सभी लोग देवीधुरा की ओर चले गए थे। कुल मिलाकर 2 दिन लगातार जिम कॉर्बेट साहब की उस मंदिर के अजय बाघ से मुलाकात मुठभेड़ हो चुकी थी और दोनों ही बार जो है बाघ को जीत मिली थी। बताया था मैंने, आपको याद होगा कि किस तरह से दोनों बार बाघ जीत गया था। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ, स्वागत करता हूँ उत्तरांचल डायरीज में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके अपने कमेंट जरूर दें कि आप लोगों को कहानी पसंद ये आ भी रही है कि नहीं। दोस्तों, चैनल को सफल बनाने में आप सभी पुरुष व महिला मित्रों का सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा अपेक्षित है। हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं क्यों शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, कहानी के लास्ट में बताऊंगा, सुनिएगा पूरी कहानी को। अब चलते हैं कहानी के अगले हिस्से में कि आगे क्या घटना घटी, क्या घटित हुआ। तो दोस्तों, बाघ अपने उस शिकार पर दोबारा नहीं आया था क्योंकि उस पर भालू ने व्यवधान डाल दिया था और बाकी जो गिद्ध थे उन्होंने भूरी गाय और भालू को अच्छी तरह से निपटा दिया था, मतलब कि पूरी तरह से नोच के खा लिया था। सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। किसी मोटे और ज़्यादा चर्बी वाले भालू की जो खाल होती है उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। जब ये सारा काम वाम निपटा करके जब ये अपना वापस पहुँचे गेस्ट हाउस, तो सबसे पहले नहाने धोने के लिए गए। नहा धो के फ्रेश होकर के ये अपना नाश्ता वाश्ता करके जैसे ही बाहर निकले, तभी वहाँ एक बहुत घबराया हुआ सा एक फॉरेस्ट गार्ड वो पहुंचा हुआ था। उससे बताया कि साहब, पिछली रात वो अपनी बीट पर था, यानी कि अपनी गश्त पे था, और आज सुबह ही वापस आया है और उस बनिए की दुकान में उसे पता चला है कि आपने एक भालू को मारा है। फिर उसने बताया कि उसके पिताजी गठिया रोग के कारण विकलांग हो गए हैं और इस वजह से वो बहुत तेज़ी से आ रहा था कि उसे कुछ हिस्सा चर्बी का मिल जाए जो उसके पिताजी के लिए बहुत उपयोगी होगी, बहुत काम की होगी। जब वो आ रहा था तो तभी उसने देखा कि उसके निकट ही कहीं पे बहुत ज़बरदस्त भगदड़ मची हुई है और जो गायें हैं वो इधर उधर दौड़ रही हैं। उन गायों के पीछे से एक लड़का भी दौड़ता हुआ आ रहा है। उस लड़के को इस फॉरेस्ट गार्ड ने रोका और पूछा, भाई क्या बात हो गई? तो उस बच्चे ने बताया कि बाघ ने उसकी एक गाय को मार दिया है। अब देखिए दोस्तों, 3 दिन में 3 गाय मार दी बाघ ने, हर रोज एक गाय। मतलब जिस दिन से जिम कॉर्बेट साहब ने चैलेंज ही था वो कि देखे कितना बड़ा बाघ है, उस दिन से बाघ रोज एक गाय मार रहा था, एक पालतू मवेशी मार रहा था। जबकि पहले उसने कभी किसी के पालतू मवेशी को नहीं मारा था, कभी नहीं मारा था। ये उसका एक अपना एक वो था, दैवी बाघ था। इस जो फॉरेस्ट गार्ड था, इसको मोटा मोटा अंदाजा था कि मवेशी उस समय कहाँ पर चल रहे होंगे जब बाघ ने हमला किया। तो जिम कॉर्बेट साहब जो है फॉरेस्ट गार्ड के साथ उस गाय की तलाश में निकल पड़े जिस गाय को बाघ ने मारा था। ये लोग करीब 2 मील ऊपर नीचे ऐसे चढ़ने उतरने के बाद एक छोटी सी एक वैली, एक घाटी में पहुंचे। उस फॉरेस्ट गार्ड का मानना था कि यही वो घाटी है जहाँ पर गाय
मारी गई होगी। दोस्तों, इस घटना के कुछ दिन पहले अल्मोड़ा के गोरखा डिपो में पुराने सामान की नीलामी हुई थी और इस फॉरेस्ट गार्ड ने अपने पाँव के साइज से कुछ बड़े जूते खरीद लिए थे। जो इनका साइज जो था उससे कुछ बड़े ले लिए थे। इन जूतों को पहन के वो भदभदाते हुए इनके आगे आगे चल रहा था। भदभदाते हुए मतलब कि जैसे यार, आप लोगों ने भी ख्याल किया होगा ना कि अगर अपने पाँव से बड़े पाँव का जूता पहन लो तो किस तरह की एक अजीब सी आवाज़ और चलने में बड़ी दिक्कत सी होती है। वो एक अजीब सा होता है ना, वो दिक्कत सी होती है। वैसे ही कुछ दिक्कत ये फॉरेस्ट गार्ड के साथ भी हो रही थी। ये लोग घाटी के एक छोर पे पहुंच गए थे और यहाँ पर जिम कॉर्बेट साहब ने उसको बोला कि भाई तू अपने ये जूते उतार दे, क्यों इतनी तकलीफ में है। उसने अपने जूते उतारे। जिम कॉर्बेट साहब ने जब उसके पाँव की हालत देखी तो वो मतलब उनका दिमाग आउट हो गया। वो आश्चर्य से देखते रह गए कि एक व्यक्ति जो सारी उम्र नंगे पाँव चला हो और अब सिर्फ नक्शेबाजी के लिए जिसके पास जूता है खुद को इतना प्रताड़ित कर रहा है, क्योंकि इतने मतलब बड़े साइज के बूट होने के कारण पाँव में कई जगह छाले पड़ गए थे। लेकिन वो बंदा भी जिद्दी था, जूते पहनना नहीं छोड़ रहा था। शराफत, सीधापन पहाड़ का। जिम कॉर्बेट साहब ने उससे पूछा कि तुमने अपने पाँव में ये इतने बड़े साइज के जूते क्यों खरीदे भाई। तो उसका कहना था कि साहब मुझे ये लगा कि ये जूते जो है ना ये सिकुड़ जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा बड़े साइज के जूते ले लिए। तो मतलब इतना पता नहीं था पहाड़ के लोग, मतलब उस टाइम के उन लोगों को, कि जूता सिकुड़ता भी है या नहीं। इस वैली का जो आकार था वो नाव की तरह था और ये करीब 5 एकड़ के एरिया में फैली हुई थी। एक बड़े सुंदर पार्क की जैसी थी। इसके ऊपर बांज के विशाल पेड़ थे और घाटी के जिस तरफ ये दोनों लोग पहुंचे उसी तरफ से ढाल शुरू होकर धीरे धीरे नीचे को उतरती थी और इसमें झाड़ झंकार नहीं थे, मतलब झाड़ियाँ जो होती वो नहीं थी, सिंपल हरी ढाल थी। लेकिन इसके दूसरी तरफ जो पहाड़ी थी वो स्ट्रेट थी, कुछ ज़्यादा ही खड़ी थी और उस पर इधर उधर जो है झाड़ियाँ भी फैली हुई थी। तो घाटी के छोर पर खड़े होकर कुछ मिनट तक जिम कॉर्बेट साहब ने जो है अपने आसपास के क्षेत्र का पूरा जायजा लिया, सब देखा, लेकिन कोई भी ऐसी संदेहास्पद ही बोलते हैं ना, कंफ्यूजन करने वाली, ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दी। फिर ये घास वाली जो ढाल थी उस पर आगे बढ़ गए। वो फॉरेस्ट गार्ड भी पीछे पीछे इनके चल पड़ा। हालांकि उससे जूते उतार दिए थे और नंगे पांव चल रहा था। जब ये लोग घाटी की तलहटी पे एक समतल जमीन पर पहुंचे, यहाँ जिम कॉर्बेट साहब ने देखा कि एक बड़े एरिया में सूखी पत्तियां और टहनियां बटोर के एक बड़ा सा ढेर बनाया गया है। वो गाय को ढका गया था, बाघ ने गाय को अपने शिकार को ढक दिया था। हालांकि गाय का कोई हिस्सा नहीं दिख रहा था, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब जानते थे कि इस घास फूस और ये जो टहनियों का जो ढेर है इसके नीचे ही बाघ ने गाय को छिपाया हुआ है। और इस बारे में उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड को कुछ बताया नहीं। दोस्तों, बाघ जब अपने शिकार को छुपाता है तो इसका स्पष्ट संकेत ये होता है कि बाघ जो है वहीं पे कहीं पे आसपास ही है और अपने शिकार पे नजर रखे हुए है। लेकिन ये हमेशा हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कई जगह पे छिपने को जगह नहीं होती तो वो नज़दीक में नहीं रहता है, चला जाता है। हालांकि जिम कॉर्बेट साहब ने घाटी में घुसने से पहले बारीकी से घाटी की और आसपास के एरिया की पूरी जांच पड़ताल कर ली थी, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस के लिए इन्होंने जो है कुछ देर तक ये वहीं पर खड़े रहे, जहाँ पे थे वहीं पर खड़े रहे और आसपास का जो है जायजा लेते रहे। इन पत्तियों और टहनियों के ढेर के पास से एक पहाड़ी ऊपर की ओर चली जाती थी। समतल जमीन से यहाँ पे ढेर है, उसके बाद पहाड़ी ऊपर की ओर चली जाती थी और जिस पर करीब 40 गज ऊपर झाड़ियों का झुरमुट था। झाड़ियाँ थी, झुरमुट था झाड़ियों का। इन्होंने बहुत ध्यान से उस झाड़ियों में देखा तो इन्हें बाघ दिखाई पड़ गया। वो आराम से लेटा हुआ था।
उसके जो पैर थे वो इन लोगों की तरफ थे। बाघ ने करवट ली तो उसकी पीठ इन लोगों की तरफ हो गई। जिम कॉर्बेट साहब को बाघ के सर का एक हिस्सा और शरीर के कंधों के करीब का ज़्यादा 3 इंच चौड़ा हिस्सा दिख रहा था। तो गोली चला पाना कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, कुछ संभव नहीं होता वहाँ से कोई गोली चल सही जगह पर लग जाएगी, ये कोई कंफर्म नहीं था। और बाकी शरीर में कहीं पे गोली दागने का कुछ हासिल नहीं होना था, घायल हो जाता और आदम घुर हो जाता। जिम कॉर्बेट साहब के पास पूरा दिन और शाम तक का समय था और बाघ ने कुछ देर के बाद खड़ा होना ही था। तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि एक काम किया जाए कि अब यहीं पर बाघ का इंतज़ार किया जाए, यहीं बैठा जाए और जब बाघ खड़ा होगा तो उसको शूट कर दिया जाए। ये इस निर्णय में पहुंचे ही थे कि अचानक इन्हें अपने बाईं ओर कुछ हलचल महसूस हुई और गौर से इन्होंने देखा कि एक भालू और उसके बड़ी सतर्कता से और बड़े उस तरह से उस मरी गाय की तरफ आ रहा है और भालू के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। ठीक ठाक बच्चे थे, ऐसे भी नहीं कि बहुत छोटे, ठीक ठाक बच्चे थे। ये बात तो क्लियर थी कि भालू को गाय के बारे में पता चल चुका था कि अगर कोई खास वजह ना हो तो भालू दोपहर में इधर उधर भटकना जो है ना पसंद नहीं करते हैं। वो अपना घोंसला जो अपना रहने की जगह बना देते हैं वहीं पर पड़े रहते हैं। अब जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि अगर ये मरे हुए शिकार से कुछ फुट की दूरी की बजाय अगर ये घाटी के उस छोर पे होते जहाँ से इन्होंने पहले घाटी को देखा था, अगर ये वहाँ पे होते तो इनके सामने एक बड़ा रोमांचक दृश्य होता, इनको बड़ा ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिलती। क्योंकि शिकार की गंध मिलने पर भालू परिवार उन पत्तियों को और टहनियों को हटाकर गाय पर अपना मतलब अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता और इसमें होने वाली आवाज़ से बाघ सतर्क हो जाता और अपना नेचुरल सी बात है हरकत में आ जाता और लड़ने के मूड में आ जाता। और ये बात समझी जा सकती है कि बाघ अपना शिकार किसी अन्य जानवर से बिना लड़े ही छोड़ दे, ये संभव नहीं है। वो भालू से जरूर टकराता और ये टकराव बहुत ज़बरदस्त और देखने लायक होता, जैसा पिछली रात रहा था, जो पिछले एपिसोड में बताया था। पिछली रात तो बस आवाज़ ही सुन पा रहे थे, उनको लड़ते हुए नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अगर आज ये वहाँ पर उस शोर पे होते जहाँ शुरुआत पे थे तो लड़ते हुए भी देख लेते। दोस्तों जरा अजान हो रही है, हो गई अजान। फॉरेस्ट गार्ड भी इनके बगल में बैठा था और अपने पाँव के छालों को देख रहा था, नीचे की ज़मीन को देख रहा था। जिम कॉर्बेट साहब से यहाँ पे एक गलती हो गई थी कि इन्होंने गार्ड को बताया नहीं कि इन्होंने बाघ को देख लिया है और अब ये उस पर निशाना लगाने जा रहे हैं। ये बात इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड को बताई नहीं। पता नहीं क्यों नहीं बताई, क्या सोच के नहीं बताई, इसका कोई कोई कारण नहीं था, लेकिन नहीं बताई। अच्छा, इतने में गार्ड की नज़र जो है भालू पर पड़ गई। अब जैसे ही उसने भालू को देखा तो चिल्लाया, अरे साहब भालू भालू। इसकी आवाज़ सुनकर एक जो वो बाघ था, टाइगर, वो झटके से खड़ा हुआ और जिम कॉर्बेट साहब ने बाघ पर निशाना साधा और गोली चला दी। गार्ड को लगा कि साहब समझ नहीं पाए हैं कि भालू किस दिशा में है और उन्होंने गलत दिशा में भालू को गोली चला दी है, भालू को देखने की कोशिश में। इधर जिम कॉर्बेट साहब बाघ को निशाने पर ले चुके थे। वो जैसी मतलब उन्होंने गोली दागी, गार्ड ने जो कंधा था वो पकड़ के हिला दिया, इनको राइफल को इधर की तरफ को कर दिया। तो गोली की आवाज से जंगल तो गूंज उठा और बाघ को गोली नहीं लगी, नहीं, बाघ तो कूद के अपना गायब हो गया। इनकी गोली जहां पर ये खड़े थे उससे कुछ दूरी पर एक पेड़ पे जाके टकराई। मैंने बताया जैसा कि गोली की आवाज सुनकर बाघ तो अपना, ये बाघ ने, बाघ टाइगर एक तरफ को भाग निकला अपना और भालू अपने बच्चों से दूसरी तरफ भाग गया। कोई नेचुरल सी बात है, गोली की आवाज सुन के कौन सा जानवर रुकेगा भाई। जिम कॉर्बेट साहब को हालांकि बहुत जोर का गुस्सा आया और गुस्से को पी के रह गए। कहते गुस्से को पी के मन कान के नीचे घुमा के दे इसके, लेकिन गुस्से को पी के रह गए क्योंकि गलती तो इन्हीं की थी। इन्होंने गार्ड को बताया ही नहीं था कि वहां पर एक बाघ है। तो मन तो ऐसा कर रहा था कि झन्नाटेदार थप्पड़ इसके कान के नीचे बजाएं, लेकिन सिर्फ सोच के रह गए। वो गुस्से का जो घूंट होता है ना, उसको
पी लेने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था इनके पास में। भाई गलती ही नहीं की थी, अगर इन्होंने बता दिया होता उसको कि भाई मैंने बंदूक से निशाना साध रखा है, बार बार डिस्टर्ब मत करना। और उधर गार्ड ये सोच रहा था कि मैंने जो किया है, क्या कि मैंने जो है जिम कॉर्बेट साहब को जो है भालू से बचा लिया है। वो अभी भी जो है वो, अरे साहब मारो 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 साहब, देखो भालू जा रहा है, मारो मारो, वो यही कहने में लगा हुआ था। हालांकि भालू वहां से निकल चुका था। फॉरेस्ट गार्ड बड़े दुखी मन से जिम कॉर्बेट साहब के साथ देवीधुरा आया। बहुत मूड खराब था उसका, क्योंकि उसको भालू की चर्बी की सख्त जरूरत थी अपने पिताजी के लिए। और भालू सामने आने के बाद भी जो है जिम कॉर्बेट साहब से बच निकला था, यानी कि उसकी नज़र में तो जिम कॉर्बेट साहब ने नहीं मारा था। अब दोस्तों आप लोग देखिए, चैलेंज वाले दिन से लगातार 3 दिन 3 गायों का शिकार, और 3 दिन बाघ का जिम कॉर्बेट साहब को दिखना, मतलब तीनों दिन शिकार करने का बकायदा जिम कॉर्बेट साहब को दिखा है। और उसमें गोली भी चलाई गई है, लेकिन गोली उसे छू ही नहीं पा रही है। अब ये 3 दिन में 3 गाय और 3 बार गोली चल चुकी थी। क्या बाघ सच में अजय था? क्या वाकई दैवी बाघ था? या ये सब बस एक इत्तेफाक था कि बाघ सामने आने पर भी जो है बार बार बच जा रहा था? क्या सोचते हैं आप लोग? अब फॉरेस्ट जी जिम कॉर्बेट साहब ने जो है फॉरेस्ट गार्ड का दिल रखने के लिए उससे पूछा कि भाई कोई ऐसी जगह बता सकते हो कि जहाँ ये घुरड़ को मार सकें? अब क्योंकि इनके आदमियों ने तो इतने दिन हो गए थे, मतलब जब से ये देवीधुरा आए थे तब से मटन वगैरह कुछ खाया नहीं था, बेचारे बड़े मीट के लिए परेशान हो रहे थे। तो फॉरेस्ट गार्ड बोला, हाँ साहब मुझे पता है एक जगह, चलिए मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। वहाँ पे काफ़ी आपको जो है घुरड़ काकड़ वगैरह मिलेंगे। इन लोगों ने एक एक कप चाय की पी, और जिम कॉर्बेट साहब अपने 2 आदमियों के को इन्होंने साथ लिया, और अपने वही अपने बाला सिंह और ये जो दूसरा इनका आदमी था, अब ये 4 लोग घुरड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इन्होंने अपने 2 आदमियों को अपने साथ इसलिए ले लिया था क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड ने कहा था कि घुरड़ को उठाकर लाने के लिए आप भारी होता है, उसको लाने के लिए आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, और घुरड़ वाकई में बड़ा जानवर होता है, तो उसको लाने के लिए आदमी चाहिए पड़ेंगे। गेस्ट हाउस के बरामदे से सीधे नीचे की तरफ एक ढलान थी, जहाँ जिन लोगों ने गेस्ट हाउस देखा है वो समझ जाएंगे, वहाँ से सीधे नीचे ढलान है। और ये लोग करीब 1 मील चलने के बाद एक चट्टानी धार पर पहुंचे। वहां से इन्होंने गहरी खाई की दूसरी ओर देखा, तो वहीं पर एक बड़ी सी चट्टान थी, उसके ऊपर घुरड़ खड़ा था, और घुरड़ जो है आसमान की तरफ देख रहा था। दोस्तों ये बकरा प्रजाति के जो जानवर होते हैं, चाहे थार हो, मारकोट हो, बकरी हो, ये इन सबकी एक आदत आसमान की तरफ देखने की होती है। जिम कॉर्बेट साहब उसे देखकर ही पहचान गए कि ये एक नर घुरड़ है, और वो जो था घुरड़ इनसे करीब 200 गज की दूरी पे था। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो करीब 200 गज थी। जिम कॉर्बेट साहब को एक अवसर मिल गया था जिसमें ये अपने लोगों के लिए मीट की व्यवस्था तो कर सकते थे, और सबसे बड़ी चीज़ उस नई राइफल को चेक कर सकते थे जो इन्होंने कोलकाता से ली थी। अभी हाल ही में जो पनार मैनीटर को मारने के लिए जब निकले थे, उससे पहले कलकत्ता में ली थी। इन्होंने लेट कर नीचे ज़मीन में सावधानी से निशाना लगाया और एक फायर कर दिया। गोली लगते घुरड़ वहीं पर गिर गया जहाँ पर खड़ा था। ये बड़े किस्मत की बात थी, क्योंकि वो चट्टान से नीचे गिरता तो नीचे बहुत ही गहरी और एकदम खड़ी खाई थी। वो पता नहीं कहाँ नीचे सैकड़ों फुट गहरी नीचे खाई पे चला जाता है। वहाँ पर एक और घुरड़ था। वो गोली की आवाज़ सुन के वो ऊपर की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे एक बच्चा घुरड़ वो भी दौड़ा। थोड़ा सा दौड़ के दोनों ने एक बार पीछे मुड़ के देखा और फिर दोनों वहां से भाग निकले। फॉरेस्ट गार्ड और जिम कॉर्बेट साहब बैठकर सिगरेट फूकने लगे, और इनके दोनों आदमी उस घुरड़ को उठाने के लिए चल पड़े। वो अपना चले गए, चलो भाई ले आए। क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड को भालू की चर्बी नहीं मिल पाई थी, तो उसे खुश करने के लिए जिम कॉर्बेट साहब ने उससे प्रॉमिस किया, उसको वादा किया कि देख भाई ये घुरड़ के मांस का हिस्सा तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही ऐसा है ये जो खाल है इसकी खाल भी तू ही ले लेना यार, ये तेरे ही काम आएगी।
ये सुनकर वो आदमी बड़ा ग्लैड हो गया, बड़ा खुश हो गया कि चलो खाल उसके पिताजी के बैठने के काम आ जाएगी। दिन में धूप सेकते हैं तो वो इस पर बैठ के धूप सेकेंगे, उनको बड़ा आराम मिलेगा। अगली सुबह जिम कॉर्बेट साहब फिर उसी जगह पर गए, वो देखने के लिए कि भाई वो गाय का क्या हुआ। इन्होंने वहाँ पहुंचकर देखा कि बाघ तो लौट कर नहीं आया था, मगर भालू और उसके दोनों बच्चों ने जमकर दावत उड़ाई थी। तीनों ने मिलकर गाय को चट कर डाला था, और थोड़ा बहुत जो मांस इधर उधर जो कहीं पे जो बचा कुचा था उस पर एक गिद्ध अपना अधिकार जमा के बैठा हुआ था और लगा हुआ था खाने में। दोस्तों सुबह का ही समय था, तो जिम कॉर्बेट साहब जो है आदमखोर तेंदुए को, मेन काम तो इनका उस लेपर्ड को ढूंढना था ना जो मैनीटर था, तो उसको ढूंढते हुए उसी दिशा में चले गए जिस तरफ पिछले दिन वो टाइगर गया था। थोड़ी देर खोजबीन करने के बाद ये वापस डाक बंगले में पहुंचे। जब ये डाक बंगले में पहुंचे तो एक खबर इनका पहले से इंतजार कर रही थी कि बाघ ने एक गाय को और मार दिया है। जो व्यक्ति ये खबर लाया था वो एक बड़ा समझदार नौजवान था, और किसी काम के लिए अपना कोई कोर्ट की कुछ पेशी वेशी कुछ काम था, उसके लिए उसे अल्मोड़ा जाना था। उसने बोला साहब वैसे तो मैं आपको ले चलता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको उस जगह तक ले जा सकूं जहां बाघ ने गाय को अपना शिकार बनाया है, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए एक नक्शा बना देता हूं, उससे आप आसानी से पहुंच जाएंगे। समझदार व्यक्ति था, उसने वहीं फर्श पे जो है एक कोयले का टुकड़ा पकड़ा और एक नक्शा बना दिया वहीं गेस्ट हाउस के फर्श पे, और जिम कॉर्बेट साहब को बता दिया कि ये जो स्थान जो उसने जो नक्शा बनाया है, ये पिछले दिन हुआ जहाँ पे बाघ पे गोली चलाई थी, वहाँ से करीब 5 मील दूर था। दोस्तों 4 दिन में 4 गाय मार दी थी बाघ ने। मतलब चैलेंज वाले दिन से बाघ लगातार शिकार कर रहा था, आज चौथा दिन था और चौथी गाय मार दी थी। दोपहर लंच के बाद ये उस गाय की तलाश में निकल पड़े। अब नक्शे के हिसाब से चलते हुए ये उस स्थान पे पहुंच गए जहाँ पर वो गाय का शिकार हुआ था। इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि बाघ गोली चलने के बाद, जब इन्होंने गोली चलाई थी जो पेड़ में जाके लगी थी, उसके बाद वो यहाँ से चला गया होगा और आगे चल के जो नदी है उसके पास में जो घास का मैदान है वहाँ पे जो है मवेशी घास चर रहे होंगे, और इसने अपना वहीं पे शिकार चुना होगा और हमला कर दिया होगा। उस जगह की ज़मीन थोड़ा जो सतह थी वो थोड़ा मुलायम थी। किसी बड़े और ताकतवर जानवर को मारना जिसका वजन 600 से 700 पाउंड हो, ये बहुत थकान वाला काम होता है, इसे बहुत थकान लगती है। और इस तरह का शिकार करने के बाद में बाघ थोड़ा आराम करता है, लेकिन इस जगह पे खून की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। इससे ये बात क्लियर थी कि बाघ ने शिकार को मारने के बाद आराम नहीं किया है, बल्कि उसको पकड़कर घसीटते हुए नदी को पार करके सामने के घने जंगलों में लेके गया हुआ है, तो लेके अपना चला गया है। पिछले दिन तो बाघ ने शिकार को मारकर पत्तियों और टहनियों से ढक के रख दिया था, मगर इस बार उसने ऐसा नहीं किया। इस बार वो अपने शिकार को जितना संभव हो सके उतना दूर ले जाना चाहता था, क्योंकि बार बार इंसान, कभी भालू, कभी कुछ ना कुछ उसको खाने में को डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसने कहा जितना दूर संभव है निकल जाओ। जिम कॉर्बेट साहब ने शिकार के घसीटे जाने के जो मार्क्स होते हैं उनके निशानों का करीब 2 मील से ज़्यादा पीछा करते हुए 2 मील से ज़्यादा रास्ता तय कर लिया था। पीछा करते हुए ये उस स्थान पर पहुंचे जहां से करीब 100 गज की दूरी पर बाघ ने शिकार को रखा था। पहली बार जब रखा, मतलब गाय का पिछला हिस्सा जो पांव था वो 2 पेड़ों के बीच में फंस गया था, बांज के पेड़ों के बीच में फंस गया था, जिससे झटके दे करके बाघ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, और इस कोशिश में पांव टूट गया था। और झटके में झटके दिए जाने के कारण जो पांव, गाय का जो पांव था उसका शरीर से अलग हो गया था। मतलब शरीर अलग है, पांव वहीं पे पड़ा हुआ था और बाकी शरीर बाघ लेकर आगे बढ़ गया था। पहाड़ के ऊपरी हिस्से में एक समतल मैदान सा था। बाघ अपने शिकार को उसी जगह पे लाया था। इस मैदान में बांज के जो पेड़ थे वो 1 या
2 फीट गोलाई वाले पेड़ थे। इन पेड़ों के नीचे बाघ ने अपने शिकार को रखा था, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कहीं पे झाड़ियाँ तो थी नहीं, तो शिकार खुले में ही पड़ा हुआ था। इस बार उससे बाघ को अपने शिकार को ढकने की या छुपाने की कोशिश नहीं करी थी, क्योंकि उससे था कि मैं तो इतनी दूर ले आया हूँ, अब कोई नहीं आएगा। जिम कॉर्बेट साहब निशानों का पीछा करते करते बहुत सावधानी से, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। इनके पास बस एक राइफल और कुछ गोलियां थी। एक राइफल थी और थोड़ी गोलियां थी, बाकी कुछ भी सामान नहीं था। लेकिन फिर भी जब ये पहाड़ के टॉप पर पहुंचे तो ये पसीने से लथपथ थे, नहा चुके थे, पसीने थे। इनकी जो शर्ट थी वो गीली हो गई थी और प्यास से गला बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल इनकी हालत खराब हो गई थी। चढ़ाई चढ़ते हुए आ रहे थे 2.5-3 किलोमीटर मील्स की। इनकी हालत को देखते हुए आइडिया लगाया जा सकता है कि बाघ को अपने शिकार को इतनी दूर तक घसीट कर लाने में कितनी ताकत लगानी पड़ी होगी, और वो कितना थका होगा और कितना प्यासा वो भी रहा होगा, कितनी प्यास उसे लगी होगी। भाई 500-600 पाउंड की बॉडी को 2 से 3 मील चढ़ाई में घसीटते हुए ले जाना कोई मामूली काम तो नहीं है भाई। बाघ अपने वजन से लगभग दुगने वजन को बिना कहीं रुके चला जा रहा था, तो समझ सकते कि वो कितना थका होगा और कितना प्यासा वो रहा होगा। जिम कॉर्बेट साहब को बहुत प्यास लग रही थी, तो गाय को इन्होंने देखा। उसको देखने के बाद ये पानी ढूंढने लगे। इन्होंने कहीं नज़दीक में कहीं पानी का कोई स्रोत वगैरह मिल जाए, तो उसके लिए ये निकल पड़े। हालांकि यहाँ से इस जगह पे जो है बाघ कहीं पे भी इनको मिल सकता था, ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी कि इनकी बाघ से टकराव हो सकता था। जिस जगह पर इन्होंने भालू को मारा था वहाँ पानी था, वहाँ पे एक स्रोत था पानी का, और वो जगह यहाँ से आधा मील की दूरी पर दाहिनी ओर थी। लेकिन उससे कम दूरी में कोई स्रोत, एक स्रोत था कोई जो बाईं ओर भी था। तो जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि चलो पहले ये नज़दीक वाला जो बाईं तरफ वाला स्रोत है इस पर जाकर देखा जाए कि यहाँ पे ये जो आवाज़ आ रही है ये पानी की ही है या ये क्या है। मतलब ये धीरे धीरे मतलब नज़दीक पहुँचते जा रहे थे स्रोत के। तो जैसे जैसे नज़दीक जा रहे थे रास्ता जो है सकरा होता जा रहा था, और दोनों तरफ चट्टानें थी, जो सलेटी पत्थरों की खड़ी चट्टानें थी। इनको क्रॉस करके ये जैसे ही आगे बढ़े तो वहाँ से करीब 20 गज की दूरी पे इनको बाघ दिखाई पड़ गया, वो टाइगर इनको दिखाई पड़ गया। यहाँ पर एक पानी का कुंड था और जो ज़मीन थी वो रेतीली थी। कुंड की दाईं तरफ के किनारे में बाघ था। वो बाघ जो है बड़े आराम से लेटा हुआ था। ये जो खो थी, ये जो पानी का वो था, वो दाहिनी ओर तीखी मुड़ी हुई थी, एकदम मुड़ी हुई थी दाहिनी ओर। तो बाघ का आधा हिस्सा तो मोड़ के इनकी तरफ था और आधा मोड़ के दूसरी ओर। सॉरी, बाघ बाईं करवट लेकर के लेटा हुआ था। उसके शरीर का पिछला हिस्सा कुंड की तरफ था और उसकी पूंछ और पिछले पांव दिखाई पड़ रहे थे। बाघ और कॉर्बेट साहब के बीच में सूखी टहनियों का ढेर था, जो कुछ दिन पहले भैंसों को चारे के लिए ऊपर से झुके हुए पेड़ों से काटी गई होंगी, पत्तियां निकाल ली गई होंगी, तो टहनियाँ पड़ी हुई थी। और ये एक तरह का अवरोध था जिसे बिना आवाज़ किए पार कर पाना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था, क्योंकि सूखी लकड़ियों में पांव रखते ही वो चटाक करके चटकती और आवाज़ करती और बाघ जो है अपना निकल लेता। और इन किनारों से भी ऊपर चढ़ना संभव नहीं था, क्योंकि मिट्टी, पत्थर, ये सब इनको खसकाने के लिए इनको खसकाया जाता, तब ये ऊपर कहीं चढ़ा जा सकता था। तो ये सब करने में भी आवाज़ होती, ऐसे में भी बाघ सतर्क हो जाता और भाग जाता है। अब बस एक ही उपाय रह गया था कि अब यहीं पर नीचे बैठा जाए और तब तक इंतज़ार किया जाए जब तक बाघ खड़ा होकर कोई हरकत ना करे और इनको गोली चलाने को मौका मिल जाए। जब बाघ इनकी तरफ होगा तभी गोली चला सकते हैं। और उधर बाघ जो है वो बुरी तरह से थके होने के कारण और जी
भर के पानी पीने गया, उससे तबीयत से अपनी प्यास बुझाई थी और उसके बाद वो सो गया था, वो गहरी नींद में था और आधे घंटे तक वो बिना हिले डुले लेटा रहा। फिर उसने दाहिनी ओर करवट ली और उसके पाँव का हिस्सा थोड़ा और दिखाई देने लगा। कुछ देर वो ऐसे ही रहा और फिर खड़ा हो गया और मोड़ के दूसरी तरफ चला गया। अब बाघ का दिखाई देना बंद हो गया। जिम कॉर्बेट साहब अपनी राइफल के घोड़े पर उंगली रख के अपना बैठे हुए थे कि जैसे ही दिखाई पड़ेगा इसे जो है गोली मार देंगे, क्योंकि बाघ का जो शिकार यानी कि वो गाय जिम कॉर्बेट साहब के पीछे की तरफ थी। इसलिए ये तो पक्का था कि बाघ इधर ही से आएगा और जिम कॉर्बेट साहब के पीछे जाना पड़ेगा उसको शिकार को खाने के लिए। तो जिम कॉर्बेट साहब ने इसी जगह पे पोजीशन ले ली कि आएगा भी यहीं से आएगा, इसको शूट कर दूंगा। कुछ पल बीते थे, कुछ मिनट बीते थे कि एक कांकड़ बहुत तेजी के साथ पहाड़ी से नीचे की तरफ भागा और उसके कुछ ही देर बाद एक सांभर की कॉल आई। एक अलर्ट कॉल जो होती है सांभर की, उसने दी। ये निश्चित हो गया था कि बाघ जा चुका था। अब प्रश्न ये आ गया था कि बाघ चला क्यों गया भाई? जिस शिकार को इतनी मेहनत करके उसने लाके रखा था, भला उसको छोड़कर वो क्यों चला जाएगा? इस बात का जवाब जिम कॉर्बेट साहब के पास भी नहीं था और ये भी पॉसिबल नहीं था कि उसे जिम कॉर्बेट साहब की गंध लग गई हो, स्मेल उसको आ गई हो। क्योंकि मैंने कई बार बताया पहले भी आपको, आज फिर बता रहा हूँ, बाघ में जो सूंघने की शक्ति होती है बहुत कम होती है। वो दूर की सुगंध या दुर्गंध या जो भी गंध हो उसे महसूस नहीं कर सकता। हालांकि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि बाघ को देर सवेर अपने शिकार पर लौटकर आना ही था, यानी कि उस गाय पे आना ही था जिसको वो इतनी मेहनत से 2.5-3 मील खड़ी चढ़ाई चढ़ के टॉप पे लाके रखा था। और अब जिम कॉर्बेट साहब यहाँ पे तैयार थे ही उसका स्वागत करने के लिए, मतलब उसको गोली मारने के लिए, उसको निशाना बनाने के लिए। जब वो देखा कि ये तो चला गया उस तरफ, तो जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी पोजीशन से निकले बाहर, कुंड में आए, एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा और शीतल पानी पिया, फिर आराम से सिगरेट जलाई और सिगरेट जला के पीने लगे। उस मारे गए शिकार से करीब 10 गज पूर्व दिशा की ओर और उससे थोड़ा सा दाएं, पूर्व की ओर थोड़ा सा दाएं, एक बांज का पेड़ था। जिम कॉर्बेट साहब उस पेड़ पर चढ़ के बैठ गए। सनसेट होने वाला था और बाघ को पश्चिम की तरफ से पहाड़ी पर चढ़कर आना था। इसलिए ये ठीक नहीं था कि जो मरी हुई गाय है वो बाघ और इनके बीच में हो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बाघ की नज़र बहुत तेज होती है, सूंघने की शक्ति कम होती है मगर नज़रें बहुत दूर दूर तक देख लेती हैं। तो मतलब इनको ऐसी पोजीशन में बैठना था कि अगर बाघ अगर गाय को देख रहा है तो सामने ये ना दिखाई पड़े। तो इसलिए इन्होंने वो पूरब की तरफ, दाहिनी तरफ, पूरब दिशा की तरफ जो था वो पेड़ को चुना था। थोड़ी देर में सूरज डूबने ही वाला था कि एक सांभर ने जो है अलर्ट कॉल करी। इसका मतलब ये था कि बाघ आ रहा है और शिकार तक पहुंचने में उसे जितना टाइम लगना था उतना टाइम जिम कॉर्बेट साहब के लिए बहुत था कि वो आराम से पोजीशन लेके सही निशाना लगा सके और बिल्कुल कोई गलती ना हो, कोई गुंजाइश ना रहे गलती की। वैसे भी रोशनी अभी भी काफ़ी थी, सूरज डूब गया था, लेकिन फिर भी उसकी जो लालिमा थी वो अभी बाकी थी। धीरे धीरे लालिमा भी जो है विलुप्त हो गई और अंधेरा होना शुरू हो गया। अब जंगल जो है पूरी तरह शांत हो चुका था। जिस गाय को बाघ ने मारा था वो सफ़ेद रंग की थी और जिम कॉर्बेट साहब तारों की रोशनी में उसको देख पा रहे थे, वो दिख रही थी इनको। गाय का सर इनकी तरफ था। यदि बाघ गाय को पीछे की तरफ से खाना शुरू करता तो वो जिम कॉर्बेट साहब की नज़रों में नहीं आता। एक समस्या और थी कि ये बाघ जो है आदमखोर नहीं था, मैन ईटर नहीं था।
तो ऐसा भी नहीं था कि इसके शरीर पे कहीं पे भी गोली मार दी जाए। इसने 4 दिन में 4 मवेशियों को मारा जरूर था, लेकिन इसने किसी इंसान पर कभी कोई हमला नहीं किया था। इसने जंगल का कोई कानून नहीं तोड़ा था। लॉ ऑफ नेचर है उसको इसने नहीं तोड़ा था। और ऐसी हालत में यदि उसके शरीर में कहीं पे भी गोली लगती जो उसकी जान ना ले, जो प्राण लेवा ना हो, तो वो बेचारा जो है ना बहुत लंबे समय तक के लिए उस घाव से, उस दर्द से पीड़ित रहता। और कहीं ऐसी जगह पे गोली लग जाती कि जिससे ये भी पॉसिबल था कि वो मैन ईटर हो जाता, क्योंकि आम शिकार नहीं कर पाता तो मैन ईटर हो जाता। और जिम कॉर्बेट साहब को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि कुछ लोगों के कारण जिनके मवेशियों को बाघ ने मारा है उनको खुश करने के लिए जो है एक बाघ को पे गोली चला दी जाए, घायल कर दिया जाए, या उसके मैन ईटर उसको बना दिया जाए। तो ये उस फेवर में नहीं थे। अब चांद निकल आया था और जो चांदनी थी वो चारों ओर फैल गई थी। बाघ भी आ गया था। जिम कॉर्बेट साहब को ये महसूस हो रहा था कि बाघ ने जिम कॉर्बेट साहब को देख लिया है और लगातार उनको घूर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बाघ है तो कहाँ है, कहाँ से उन्हें देख रहा है। जब से वो पेड़ में बैठे थे वो इस तरह से बैठे थे कि वो पेड़ का ही हिस्सा लग रहे थे। कहने का मतलब यह है कि वो इस तरह से बैठे थे कि जैसे ही वो पेड़ की कोई टहनी हो या पेड़ का कोई हिस्सा हो। और बाघ जो है चलते समय हर पेड़ को गहराई से देखते देखते हुए नहीं चलता है, लेकिन फिर भी इनको लग रहा था कि ये बाघ की नजर पे हैं, बाघ की नजर इन पर है। अच्छी खासी रोशनी थी, चांद की मूनलाइट थी, और इन्होंने जो अपने सामने का, जो इनकी आंखों के सामने का जो एरिया था उसे बहुत बारीकी से उसको स्कैन किया, बहुत अच्छी तरह से उसको देखा। अब ये अपने पीछे देखने के लिए यूं घूम रहे थे तो इन्हें बाघ दिखाई पड़ गया और बड़े आराम से जमीन में बैठा हुआ इनकी तरफ देख रहा था। बाघ ने जब देखा कि जिम कॉर्बेट साहब उसकी तरफ देख रहे हैं, यानी कि जिम कॉर्बेट साहब ने भी उसको देख लिया और उसकी तरफ देख रहे हैं, तो उसने अपने कान जमीन के समांतर लेटा से दिए, जैसे वो अटैकिंग पोजीशन जो होती है ना उस तरह से। और जिम कॉर्बेट साहब बिल्कुल हिले डुले नहीं, तो उसने अपने कान फिर पहले की तरह खड़े कर लिए। जिम कॉर्बेट साहब महसूस कर रहे थे कि मानो बाघ इनसे कह रहा हो कि लो भाई, तुमने मुझे देख तो लिया है ना, अब बताओ क्या कर लोगे तुम मेरा। 15 फुट की दूरी पे बाघ था। उस पर गोली चलाना तब तक संभव नहीं होता जब तक जिम कॉर्बेट साहब अपने शरीर को मतलब घुमा करके उसकी तरफ पूरा ना कर लेते, समझ रहे ना आप। और ये जरा सा भी हिलते तो बाघ को पता चल जाता, और वो कुछ भी कर सकता था। हो सकता था वो अटैक कर दे, जंप मारे, गिरा दे इनको पेड़ से नीचे, घायल कर दे, खाए ना भी तो मार दे। लेकिन फिर भी एक संभावना हो सकती थी कि बाएं कंधे से गोली चलाएं, मतलब कि ऐसे करके कुछ ऐसे गोली चलाएं। तो इन्होंने यही करने का फैसला किया। राइफल उनके घुटने पे थी और उसकी नाल जो है बाईं ओर थी। इन्होंने जैसे ही राइफल को उठाया, उसका मुंह धीरे 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 करके ऐसे 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 दाहिनी ओर करना शुरू कर लिया, तो बाघ ने अपना सर नीचे किया और फिर कान जमीन से समांतर लेटा लिए। और इस स्थिति में वो तब तक बैठा रहा बिना हिले डुले जब तक जिम कॉर्बेट साहब भी नहीं हिले। जैसे ही इन्होंने राइफल फिर इन्होंने घुमानी शुरू की तो वो आराम से खड़ा हुआ और फिर पीछे की तरफ उससे छलांग लगाई और फिर वहां से गायब हो गया, मतलब भाग गया। फिर कहने का मतलब ये मुकाबला बाघ जीत गया, यानी कि बाघ और जिम कॉर्बेट साहब के बीच की जो जंग थी, ये जंग का चौथा हिस्सा भी बाघ के नाम दर्ज हो गया। जीत बाघ के नाम दर्ज हो गई, यानी कि बाघ 4 बार जीत गया। जब तक ये पेड़ पे बैठे रहते बाघ के यहाँ लौट के आने का सवाल नहीं उठता। और एक रात तो वो गाय को जो है पूरा खा भी नहीं सकता था, तो इनके पास एक मौका और था, यानी जिम कॉर्बेट साहब के पास एक मौका और मिलना था उसे मारने का, कि ये दूसरे दिन इस गाय को फिर आए ढूंढने और ढूंढ के फिर इस पर घात लगाएं। ढूंढना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाघ अब इस शिकार को यहाँ से हटा के
कहीं और जगह शिफ्ट कर देगा। ये तो निश्चित बात है, क्योंकि जहाँ से वो पता है कि इंसान को पता चल गया तो वो उसने शिफ्ट कर देना है। तो दोस्तों 4 दिन 4 शिकार और 4 बार आमना-सामना और चारों ही बार बाघ का जीत जाना। क्या कहेंगे आप? क्या है ये? दैवी अजय बाघ, या ये घटनाएं मात्र संयोग है कि बाघ बार बार बच जा रहा है? या आप ये बोलेंगे कि जिम कॉर्बेट साहब की किस्मत खराब है, खराब थी? इस विषय में सोचिए, विचारिए, बताइए। दोस्तों कहानी बहुत ही मनोरंजक है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, और उसको पूरा सुनने के लिए आप उत्तरांचल डायरीज में जाके देखिएगा, पूरी सुनाइए। यहाँ पे तो मैं शॉर्ट पे सुनाए जा रहा हूँ। मेरे पुराने सारे मित्र जानते हैं कि एक दुर्घटना के कारण, एक एक्सीडेंट के कारण मैं पिछले 9 सालों से फिजिकली जो है विकलांग हो गया हूँ यार, विकलांग सा हो गया हूँ या विकलांग हो गया हूँ। कहीं चल फिर नहीं सकता, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, बस इसी बिस्तर पे जिस पे अभी बैठा हूँ 24 घंटे इसी में पड़ा रहता हूँ। ये बिस्तर मेरी दुनिया है, और यही कारण है कि आप लोगों ने मेरे हर बैकग्राउंड में यही देखा होगा, ये पर्दा, इधर की सफ़ेद दीवार। बस दोस्तों आप लोगों से सहयोग मिलने की एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ। नहीं, मैं क्या जाऊँगा, कितनी दूरी तक आप लोग मुझे ले जा सकते हैं, कहाँ तक आप मेरा साथ दे सकते हैं, ये तो भविष्य तय करेगा। मगर मैं आपसे आपका प्यार और आशीर्वाद, इन दोनों की बहुत जो दिल की गहराइयाँ हैं ना, यहाँ से उम्मीद रखता हूँ कि आप ये बनाए रखेंगे। जो दोस्त पहली बार चैनल में आए हैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरा नमस्कार, मेरा हाय, मेरा हेलो स्वीकार कर लेना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर हो सके दोस्तों तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी लोग अपने नए और पुराने मित्रों की सूची में महिला और पुरुष आप दोनों लोग आते हैं मेरे मित्रों में, तो आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल को शेयर ज़रूर करें, अपने जानने वालों में, अपने मित्रों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ जहाँ संभव हो सके। काफ़ी बड़ी मदद आप लोगों से मेरे को मिलेगी। तो दोस्तों अभी आज्ञा दीजिए उत्तरांचल डायरीज़ को। इसके आगे की घटना अगले एपिसोड में सुनाता हूँ, क्योंकि कमर में तकलीफ़ होने लगी ना, ज़्यादा देर बैठ गया हूँ। तो दोस्तों गुड बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।